नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, उनसे जुड़ी ये राहत की भी खबर है। टीआरई 4 को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका विज्ञापन को लेकर के इंतजार था, वो इंतजार खत्म होने वाला है। आज शाम तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। बीपीएससी ने विज्ञापन की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल शिक्षा विभाग की 32,388 सीटों पर विज्ञापन जारी होगा। सीटों की संख्या में जल्द बढ़ोतरी होगी। रशनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रशनीश, टीआरई 4 का विज्ञापन आज शाम तक जारी होने की खबर, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 2 साल का इंतजार खत्म हो रहा है राहुल, क्योंकि इसको लेकर कई बार आंदोलन हुए, लगातार ट्विटर पर कैंपेनिंग हुआ और आज फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। छात्र नेता दिलीप है, उनके नेतृत्व में गर्दनीबाग में कहा जाए तो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। और जो खबर आ रही है कि बीपीएससी ने विज्ञापन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शाम तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिसमें कुल 32,388 सीटों पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री मितेश तिवारी ने भरोसा दिया था कई विषयों में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें खासकर मैथिली है और अन्य विषयों में एक बार फिर से रिक्तियां जो है बढ़कर बीपीएससी को भेजी जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि एस्टेट की घोषणा होने के बाद ये तय हो गया था कि एस्टेट अपियरिंग वाले भी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकेंगे। इसमें एस्टेट अपियरिंग वालों को फॉर्म का आईडी जो है वो भरना अनिवार्य होगा, यानी एस्टेट का जो फॉर्म होगा उस फॉर्म में जो आईडी रहेगा वो आपको टीआरई 4 के फॉर्म में भरना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि टीआरई 4 का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि परीक्षा तिथि जो है, जो टेंटेटिव है, वो अभी दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी 1 महीने तक फॉर्म भरने का समय रहेगा, जो सामने विज्ञापन में देखने को मिलेगा। यानी जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहेंगे वो 1 तारीख से 30 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो एक बड़ा आंदोलन आज से शुरू हुआ है राहुल, और इससे पहले बीपीएससी ने तैयारी कर ली है कि आज शाम तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। इसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक, 6 to 8 है, 9 10th है और इसके अलावा 11 12th है। ये सभी यानी पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जो टीचर हैं वो फॉर्म भर सकेंगे अभ्यर्थी, और इसके बाद जो है बड़ी संख्या में कहा जाए स्कूलों में फिर से नए टीचर जो है नियुक्त हो सकेंगे। राहुल जी, क्योंकि सीटों की संख्या में जल्द भी बढ़ोतरी होगी। मैथिली के साथ अन्य विषयों की बात करें तो उसको लेकर के और क्या जानकारी है? देखिए, जो 32,388 सीटों की संख्या पहले बताई गई थी, जो रोस्टर जो है एक तरह से अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हुआ था, उसके बाद शिक्षा विभाग ने फिर से एक बार जो है कैलकुलेशन शुरू कर दिया है और उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हुई और अभ्यर्थियों ने भी डिमांड किया था कई विषयों में सीटों की संख्या कम है और नहीं के बराबर है। तो वैसे में शिक्षा विभाग ने अब तैयारी की है और कहा जा रहा है कि आवेदन भरने के दौरान ही ये जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सिर्फ शिक्षा विभाग के सीटों की संख्या 32,388 है जो विज्ञापन में दिखा रहेगा, लेकिन बाकी अन्य विभाग है, चाहे एससी एसटी कल्याण विभाग है, उसकी सीटों की संख्या अलग से होगी। तो कुल मिलाकर 35 से 40 हजार वैकेंसी जो है इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में दे सकता है। आज शाम में 32,388 का विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरने के दौरान, ड्यूरिंग फॉर्म जो है उसके दौरान जो है आपको ये सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। और देखिए, इधर टीआरई 4 के विज्ञापन को जारी करने को लेकर के छात्रों की तरफ से आंदोलन की बात कही गई है। हालांकि आज शाम तक ये विज्ञापन जारी भी होना है, लेकिन इन सब के बीच अभ्यर्थियों ने आज से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और पटना के गर्दनीबाग में आज से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन कई लंबित मांगों को लेकर है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, बीपीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा और बीएसओ परीक्षा की तिथि घोषित करने जैसी मांगे शामिल हैं। और देखिए, इस महाधरना को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 को लेकर के हम विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं, साथ ही टीआरई 4 को लेकर भी त्रुटियों को सरकार दूर कर रही है। बिहार में टीआरई 4 की
शिक्षा विभाग ने भेज दिया था बीपीएससी को, फिर उसमें कुछ था मामला तो फिर उसको वापस किया गया। जल्द से जल्द क्या सरकार भेज रही है। और पेपर लीक के मामले में तो हम लोगों ने इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया। 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हम लोगों ने विधानसभा में जो कानून बनाया, 3 से 10 साल तक की सजा जो है उसको और कड़ा कानून बनाया। TRE-4 के अभ्यर्थियों के आमरण अनशन के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान दिया है। संजय झा ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर हमने बहालियां शिक्षकों की है, ये प्रक्रिया अनवरत आगे भी जारी रहेगी। पिछले 20-21 साल में जितनी बहाली टीचर को लेकर के बिहार में हुई, रिकॉर्ड लेकर के देख लीजिए देश भर में इस स्केल का बहाली कभी हुआ हो यहाँ पर। और जो सरकार ऑलरेडी मैं देखा जो सरकार का बयान आया है हर एक उसको लेकर के कोई इशू है, आंदोलन करना अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका इशू है, आंदोलन कीजिए और सरकार का काम है जो संभव है उसको एड्रेस करना, उसको अकोमोडेट करना। तो अगर कोई बात है तो सरकार जरूर ध्यान रखेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार की यात्रा हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। बरसात के बाद नीतीश कुमार की यात्रा हो सकती है। आज नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने ये अपनी राय साझा की और नीतीश कुमार ने संजय झा को लोगों से मिलते रहने को कहा। वहीं संजय झा ने नीतीश कुमार से कहा कि लोगों की मांग है कि जिलों में चला जाए, जिस पर नीतीश कुमार ने भी यात्रा की रूपरेखा बनाने को लेकर कहा। आज दोपहर 3 बजे ही एक बार फिर नीतीश कुमार ने संजय झा को अपने आवास पर बुलाया है, जिसमें आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। नीतीश कुमार की यात्रा अक्टूबर के आसपास हो सकती है। और बिहार के युग पुरुष देश का मैं कहूंगा, बिहार में जो काम उन्होंने किया, मैं इसलिए चर्चा करता हूं, अभी भी लोग उनको मिस करता है, कहीं भी जाता है तो याद करता है उनके कामों को और वो कभी कोई भुला नहीं सकता है। तो उनका आशीर्वाद हम सबको है, पूरे बिहार के लोगों को। एक चर्चा हो रही है कि अक्टूबर से अब जिलों में चलें और लोगों से मिलें। नहीं, मैं भी गया था, सब लोगों का है कि वो आए जिला में, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कम एक बार बैठ करके वो करें। तो हम लोग पार्टी की तरफ से प्लान करेंगे। अभी तो बरसात का टाइम है, बरसात के बाद हम लोग आग्रह किया है और वो बिल्कुल ये सब जब फील्ड में जाना हो, वर्कर से मिलना हो, तो 2 कदम आगे ही रहता है। और देखिए, बिहार में पिछले दिनों छात्रों के आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया गया है। इसमें सरकार ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद की स्थिति से अवगत कराया है। बता दें कि 25 जुलाई को आइसा के प्रदर्शन के दौरान सिवान में पुलिस के एक जवान ने भीड़ पर काबू पाने के लिए AK-47 से फायरिंग कर दी थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस जवान ने आत्मरक्षा में AK-47 से फायरिंग की थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी। वहीं फायरिंग के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 22 से 25 जुलाई के बीच आंदोलन को लेकर 69 FIR दर्ज की गई। 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बाद में 222 छात्र जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उग्र प्रदर्शन के दौरान छपरा में BDO, 3 इंस्पेक्टर, 2 SI और 11 कांस्टेबल घायल हुए थे। एक BDO की आंख की रोशनी भी चली गई है। जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने जो भी उनके इशू तो सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशू है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज को खत्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है। तो बिहार सरकार तो जो एक्शन लेना था सारा एक्शन, कोई घटना घट सकती है
लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। गांजा और कैश की बरामदगी की गई है और ये बड़ा एक्शन हुआ है। एसटीएफ ने फलका पुलिस के साथ छापेमारी की। फुलटोभी गांव में रंजीत सिंह के घर दबिश दी गई। जमीन के अंदर ड्रम में गांजा छिपाया गया था। 1.9 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा बिक्री के 4.97 लाख रुपए भी मिले। मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। रंजीत और भाई संजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। रंजीत पर 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनडीपीएस एक्ट के समेत कई मामलों में आरोपी है। दोनों को कानूनी कार्रवाई के लिए फलका थाना को सौंप दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1.9 किलो गांजा बरामद किया गया है। 4.97 लाख रुपए भी मिले हैं। मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। रंजीत और भाई संजीत दोनों की गिरफ्तारी की गई है। रंजीत पर 7 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। एसटीएफ ने फलका पुलिस के साथ छापेमारी की। कपड़ा बदलने के नाम पे गेट बदल के पैसा को पॉलिथीन में लेकर। और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, बिहार एसटीएफ ने कार्रवाई की है, क्या अपडेट आपके पास? बिहार एसटीएफ जो है उसके द्वारा कार्रवाई की गई। बिहार जिले के फलका थाना का जो इलाका है फुलडोभी गांव में ये रंजीत सिंह के घर पे एसटीएफ ने छापेमारी की और जो फलका थाना है उसके साथ संयुक्त छापेमारी की गई। दरअसल जो डीजी ऑपरेशन है कुंदन किशन, उनको ये लीड मिली थी, जानकारी मिली थी कि रंजीत सिंह जो है वो अपने भाई संजीत के साथ मिलकर के मादक पदार्थ का जो है वो बिक्री किया करता है, तस्करी करता है, बिक्री करता है। और इसी क्रम में एसटीएफ के टीम को ये सूचित किया गया कुंदन किशन के द्वारा। और उसके बाद एसटीएफ की एसओजी 6 की जो टीम है वो रंजीत सिंह के घर पहुंची। तो ये ड्राम में छुपा करके जो मादक पदार्थ है वो रखे हुए थे और जो कि हुए जो मादक पदार्थ थे उसका कैश 4,97,800 रुपया वो भी रखा हुआ था। तो इसे बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार किया गया है। तो फर्दर आगे जो लिंक है, कहाँ से ये मादक पदार्थ लाता है, गांजा का कंसाइनमेंट कहाँ से ये मंगवाता है और कहाँ ये सेल करता है, तो इसके पूरे नेटवर्क को खंगार रही है फलका थाना पुलिस। चूंकि गिरफ्तारी करने के बाद फलका थाना पुलिस को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुपुर्द किया है। अब फलका थाना पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश करेगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर बोकारो से है, जहां पर गोमिया प्रखंड में जमीन के नीचे से आग निकल रही है और आग निकलने के बाद से लोगों में अब दहशत भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप भी देख लीजिए। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले जमीन से बुलबुले निकलने शुरू हुए थे, जिसके बाद धीरे धीरे आग फैलने लगी। आग की वजह से खेती भी प्रभावित हो रही है। मामले में पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने प्रशासन, सीसीएल और ओएनजीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं डीसी के निर्देश पर डस्ट भराई के बावजूद आग नहीं बुझी है, जिससे अब प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। तो गैस से कैसे ने क्या कोयला से कैसे भी आग लग के पूरा धरती से निकल गया। कितना दिन से हो रहा है? कम से कम ये हम लोग को महीना भर से हो रहा है। और प्रशासन अभी तक इस पे कुछ नहीं, इसमें प्रशासन लोग कुछ नहीं किया, खाली प्रशासन आया और आके देख के चला गया। इसके लिए प्रशासन या सब लोग को जान चुके हैं, मोबाइल के जरिए से सब जगह वायरस हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत हम लोग समस्या गंभीर में जा रहे हैं। इसका उपाय क्या कभी भी आपके गांव तरफ आग बढ़ सकता है क्या? हाँ, बढ़ सकता है सर। थ्रू से ये लापरवाही है सीसीएल प्रबंधन, ओएनजीसी प्रबंधन और स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का ये लापरवाही है कि 4-4 दिन हो गया आग लगा हुआ है, लोगों में भय का माहौल है और इन लोगों के कान में अभी तक यूं नहीं रेंग रहा है। और मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, एक तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहां पर बुलबुला जैसा उठ रहा है, दूसरी तस्वीर जहां पर आग लगी हुई है और महीनों से ये ऐसी स्थिति है। क्या अभी वहां पर हालात है, कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब यह खबर सामने आई थी कि जो पलानी गांव है वहां आग लगी हुई है, जमीन के नीचे से धरती फटकर आग निकल रही है। हालांकि यह मीथेन गैस के कारण यह आग लगने की बात कही जा रही है।
इस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से चलाया। उसके बाद डीसी ने हम लोगों की खबर पर रिप्लाई भी दिया कि कार्रवाई चल रही है, अधिकारियों को भेज दिया गया है। जब उनसे बात की गई तो उनके जो पीआईडी ने बताया कि डीएमओ जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कोऑर्डिनेट कर वहाँ छाई की भराई करेंगे, जो स्टोन डस्ट का भराई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी बोलते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। हम कह सकते हैं कि जिले के वरीय पदाधिकारियों को भी अंधेरे में रखा जा रहा है, जो जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में जहाँ जो ये घटना हुई है, जहाँ आगजनी की घटना हुई है, काफी गांव है और लोग दहशत में हैं, क्योंकि खेती भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लोग नहीं जा पा रहे हैं, मवेशियों को भी रोका गया है। लेकिन जिस प्रकार से घटना, जहाँ पर वो आग निकल रही है, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। इतना बारिश के कारण इतना दलदला हो गया है कि लोग जा नहीं पा रहे हैं। अधिकारी भी ओएनजीसी के आ रहे हैं तो बाइक से आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गंभीर समस्या है। इसके लिए जो सीसीएल प्रबंधन हो, ओएनजीसी और जिला प्रशासन को समन्वय बनाकर इसका रास्ता निकालना होगा। नहीं तो इसी तरह अगर आग बुलबुला निकलता रहेगा तो लोग दहशत में, हो सकता है कि कोई बड़ी घटना भी हो, उसके लिए सरकार लोग उसके बाद जिला प्रशासन को दोष देंगे और सरकार को टारगेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो है ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। अब बात दरभंगा एयरपोर्ट की करते हैं, जहां का निरीक्षण जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया है। इसके नए टर्मिनल भवन को देखा है, समझा है और कार्य की प्रगति को लेकर के समीक्षा भी की गई है। उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और बाकी काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें कि करीब 643 करोड़ रुपए की लागत से 62,800 वर्ग मीटर में बन रहे टर्मिनल की सालाना यात्री क्षमता 30 लाख होगी। यहाँ 5 एयरो ब्रिज और 40 चेक इन काउंटर समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। संजय झा ने कहा कि टर्मिनल की सजावट में मिथिला की कला और संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। इसमें जो टेक्निकल इशू जो कुछ है, या एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात है, या उसका क्वालिटी की बात है, मैंने आज ये भी कहा है कि जो बना रहा है तो उसका जो मेन फ्रंट है उसका फसाड में कम से कम मिथिला का रिफ्लेक्शन हो। जो कोई जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे गेट के बाहर उसको लगे कि हम आ गए हैं मिथिला में। ये कैसे पता चलेगा? आप शीशा लगा दीजिए कि ईंटा लगा दीजिए, उससे क्या मतलब है? लेकिन पता कैसे चलेगा कि मिथिला में? तो और मैंने चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी को फोन करके कहा है कि एक अच्छे उसको हायर करके इसका फ्रंट जो है फसाड, उसको पूरा एक मिथिला के लुक में डिजाइन करके दीजिए, अंदर में जो देना है दीजिए। बिहार सरकार ने राज्य में 14 चीनी मिलें खोलने का फैसला किया है और इसी कड़ी में मोतिहारी में भी जो काम है वो जोर शोर से करने की तैयारी है। इधर डीएम ने कहा है कि जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले में 2 नई चीनी मिलें खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों मिलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। नई चीनी मिलें खुलने से गन्ना किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे किसानों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी मिलेंगे। चीनी मिल के लिए जमीन ढूंढने के लिए प्रयासरत है और हम लोग विभाग से लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही जमीन हमको मिल जाएगा हम लोग विभाग को उसका प्रस्ताव भेजेंगे। कितने कहाँ कुछ प्रस्तावित हुआ है क्या? हम लोग देख रहे हैं अभी जमीन, और जैसे ही फाइनल होगा तब हम लोग आपको डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन। संभावना है कि खुलेगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग जमीन के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार की सरकार ने बिहार में 14 चीनी मिल खोलने का फैसला लिया है और पूर्वी चंपारण में 2 चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव पर लगभग मुहर लग गई है। और वैसी स्थिति में अब बहुत जल्द ही चंपारण वासियों को बड़ा फायदा होने वाला है। खासतौर पे वैसे किसान जिन्होंने गन्ने की खेती करना छोड़ दिया था, जो परेशान होते थे, वैसे किसानों को एक बड़ा तोहफा जो है वो सम्राट की सरकार ने दी है। और जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव के नेतृत्व में जो जमीन है, जो चीनी मिल लगाने का जो जमीन है, उसको चिन्हित भी कर लिया गया है और बहुत जल्द ही 2 चीनी मिलें पूर्वी चंपारण में खुलेगी। तो वैसी स्थिति में किसानों के सपने साकार होंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। और लगातार किसानों की ये डिमांड थी कि पूर्वी चंपारण में गन्ना मिल जो है वो खोला जाए। तो जो जानकारी मिल रही है कि 2 गन्ना मिल जो 2 चीनी मिलें जो है वो खुलेंगी। जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही जब मंजूरी मिल जाएगी
उसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम होगा और फिर जो यहाँ पे चीनी मिलें लगेंगी। तो वैसी स्थिति में बिहार में 14 चीनी मिलें खोलने का प्रस्ताव जो है वो हुआ है और पूर्वी चंपारण को 2 चीनी मिल खोलने की मंजूरी मिली है। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा सपना जो है चंपारण वासियों का साकार होता दिख रहा है और बहुत जल्द ही अब वो धरातल पे भी दिखाई देगा। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और देखिए बड़ी खबर पटना से है, जहां पर फुलवारी शरीफ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर गोलू यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। गोलू कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। परिजनों ने साथ बैठे दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। गोलू को 4 गोलियां लगने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिमी संकेत कुमार एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वो तो सुतल थे तो 11 बजे रात के मैसेज आया कि गोलू के गोली लगल है। अब सुतला में कौन कहा व्यक्ति के नहीं कहा, गांव का आदमी तो हमने के तो औरत बानी है था, चिन्हबो नहीं किया कौन कहा नहीं कहा। आदमी गिरा छटपटा के दौड़ के और कहा देखे कि वहाँ पर पड़ल है। तो वहाँ एक व्यक्ति की लाश है, जिसकी पहचान गोलू कुमार पिता परमानंद यादव जो कि करोड़ी चक के रहने वाले हैं के रूप में की गई है। और प्रथम दृष्टया जांच में ये बात सामने आता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो गोली लगने से हुई है। इस कांड में सफल उद्भेदन हेतु एफएसएल को भी बुलवा लिया गया है और डीआईयू की टीम भी लगा दी गई है एवं एएसपी दानापुर वन के अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम की भी गठन कर दी गई है ताकि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो सके और जो अभियुक्त हैं इस घटना में संलिप्त उनकी गिरफ्तारी की जाए। गया जिससे बड़ी खबर है, जहां पर शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। भतीजे पर ही हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगा है। हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गुरुआ के चिनुक बिघा बरवाडी की यह घटना है। हथियार समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। घटना के कारणों की भी जांच हो रही है। तलवार से काटा हुआ। मर्डर कौन व्यक्ति किया है? कहाँ के रहने वाला है? बरवाडी के रहने। ये मर्डर कब किया गया? रात में किया गया। आपको क्या पता चला? आपको सुबह 5 बजे पता चला। और देखिए सावन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत देवघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और पूजन अर्चन की तस्वीर जो है वो सामने उनकी आई है। तो भक्ति भाव में डूबे निशांत नजर आ रहे हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम में विधिवत दर्शन पूजन किया। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना की। खबर भागलपुर से है, जहां पर एक भोले का अनोखा भक्त है जो बाबा नगरी देवघर जा रहा है और उसकी भक्ति को देख कर के लोग भी आश्चर्यचकित हैं। औरंगाबाद के राकेश पासवान भी अनोखी भक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं। शारीरिक रूप से 100% दिव्यांग राकेश कच्ची कांवरिया पद पर रेंगते हुए बाबा बैद्यनाथ के दरबार जा रहे हैं। उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, बाबा ही हर मुश्किल पार करा देते हैं। नाथ हो वह अनाथ नहीं हो सकता है, वह अकेला नहीं हो सकता है। तभी तो सावन के महीने में रोजाना लाखों की संख्या में शिव के भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल 110 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा को जल चढ़ाने के लिए देवघर जाते हैं। इस दौरान भोलेनाथ के कुछ अनोखे और अनूठे भी भक्त नजर आते हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से 100% दिव्यांग ये शिव के भक्त हैं। इसके बावजूद भी 110 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जिला औरंगाबाद बारून थाना से आए हैं, घर बड्डी काला हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पासवान है। कितना प्रतिशत दिव्यांग है बम जी? 100 है बम जी। 100। उसके बावजूद भी बाबा के पास जाए? हाँ, बाबा के पास गए हैं। तय कर लीजिएगा? हम तय कर लेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं, बाबा हमरा अच्छा से बुला लेंगे। हाँ हाँ, मिलिएगा बाबा से तो क्या कहिएगा? और जो पूछेंगे वही ना बताएंगे। अब क्या याद रहता है? हाँ। और भगवान ने है, सबके बात सुनने हैं। हाँ, ये न बात है। भरोसा कितना है? पूरा भरोसा है, 100 में 100 भरोसा है। 100 में 100 भरोसा है। हाँ, भगवान है। चलिए
तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो ये दिव्यांग बम है वो बाबा से मिलने के लिए देवघर जा रहे हैं। और वाकई में भोलेनाथ की तो महिमा अपरंपार है और उनके भक्त भी अनोखे और निराले होते हैं। बोल बम के जयकारों से वाकई में कष्ट हो जाते हैं दूर। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।